नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्लास 4 पास पर। साथियों, इससे पहले एक वीडियो गोपाल सर के द्वारा ज्योग्राफी का अपलोड हुआ है, उसे आप लोग अवश्य देखिए और बताइए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कैसा विश्लेषण हुआ, आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिए। अभी हम जो क्वेश्चन बचा हुआ था फिजिक्स का PYQ, उसको लेकर के आए हैं और डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जन की क्रिया क्या कहलाता है। देखिए, एक महान वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने धातु का एक प्लेट लिया और इस पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश का बौछार कराया, तो उन्होंने देखा कि इससे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। ठीक है, अब देखिए, ये उन्होंने 1905 ईस्वी में एक्सपेरिमेंट किया और कहा कि जिस उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश धातु के पृष्ठ पर डालने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इसे सन 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, अब कई एग्जामों में पूछ लेते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके किस कार्यों के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला, तो ऑप्शन फर्स्ट में ही दे देता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसका आंसर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा बात हम जानते हैं कि इन्होंने ऊर्जा निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फार्मूला E = mc² भी दिया, E = mc² दिया। ठीक है, अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब हमारे घरों में जो सोलर प्लेट होते हैं, सोलर प्लेट वह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही काम करता है। ठीक है, अब इसमें एक और ऑप्शन है हुक का प्रभाव। देखिए, हुक ने क्या कहा, हुक्स कहा कि प्रतिबल जो होता है ना, प्रतिबल यह समानुपाती होता है विकृति का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा E गुना विकृति, E गुना विकृति। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आंसर ध्यान रख लीजिएगा कि हुक का प्रभाव क्या कहता है कि प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति का। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक इकाई नहीं है। अब देखिए, हमारे पास मूल रूप से 7 स्वतंत्र इकाई हैं। कौन कौन है, तो पहला हो गया हमारा लंबाई, दूसरा हो गया हमारा द्रव्यमान, तीसरा हो गया हमारा समय, और चौथा हो गया विद्युत धारा, पांचवा हो गया हमारा ताप, छठा हो गया पदार्थ की मात्रा, और सातवां हो गया ज्योति तीव्रता। अब देखिए, कई बार इसका मात्रक पूछ लेता है, तो इसको भी देख लेते हैं। लंबाई का आप लोग जानते हैं मीटर, द्रव्यमान का kg, ठीक है, समय का सेकेंड। ये तीनों का ऐसा मात्रक नहीं पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। ताप का हम लोग डिग्री सेल्सियस का इतना ज़्यादा ना यूज कर लेते हैं कि एग्जाम हॉल में लगता है कि ताप का ऐसा मात्रक डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन इसका सही आंसर केल्विन होता है। ठीक है, अगर पदार्थ की मात्रा की बात करें तो ये मोल होता है, ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडेला होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम छांट लेंगे। द्रव्यमान, तो ये तो हो गया हमारा स्वतंत्र इकाई, समय ये भी स्वतंत्र इकाई, क्यूबिक इकाई देखिए स्पष्ट पता चल रहा है। इन 7 के अलावा जो भी होगा वो सब क्या होगा, वो ड्राइव यूनिट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर याद रख लीजिएगा, जो भी आगे अगर इस पर आधारित आएगा तो वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा खपत सबसे कम होगा। अब देखिए, ये टंगस्टन हो गया। टंगस्टन का हम लोग विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में उपयोग करते हैं। नियॉन बल्ब, इससे तो कोनो बात नहीं है। CFL कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप,
इसमें तो ऊर्जा का खपत कम होता है। लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं एलईडी। एलईडी का मतलब लाइट इमिटेड डायोड। अब देखिए CFL शुरुआत में हम लोग इसका उपयोग करते थे, लेकिन अभी हम लोग एलईडी का उपयोग करते हैं, ठीक है, एलईडी का। अब एक चीज़ और होता है जिसका आंसर हो जाएगा एलईडी, एक होता है एलसीडी भी, ठीक है। इन दोनों में फुल फॉर्म पूछ लेगा तो इसको याद रख लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटेड डायोड, और इसका बात करें तो हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत हीटर का तंतु बना होता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है तांबा। हम लोग अधिकतर घरों में जो तार जोड़ते हैं, तार जोड़ने में हम लोग तांबा के तार का उपयोग करते हैं, तो इसलिए इसको संयोजक तार भी बोलते हैं, संयोजक तार बोलते हैं, संयोजक तार बोलते हैं, ठीक है। अगर इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है तो एग्जामिनर क्या करता है, जिस चीज़ का ज़्यादा उपयोग होता है उसको पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका परमाणु संख्या भी याद रख लीजिएगा, परमाणु संख्या इसका होता है 29, ठीक है। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम एक धातु है और हमारे भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व है। अगर सिर्फ तत्व की बात करेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा, धातु तत्व की बात करेगा तो वो हमारा एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। नाइक्रोम। अब देखिए नाइक्रोम जो होता है ना, निकेल प्लस क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। इसका प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए इनका उपयोग हम लोग विद्युत हीटर में करते हैं। वही अगर टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन, अब देखिए टंगस्टन का जो सूत्र होता है ये W होता है संकेत, ठीक है। इसका जो लैटिन नाम होता है ये वोल्फ्राम होता है, वोल्फ्राम होता है, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें टंगस्टन नहीं दिया हुआ था, वोल्फ्राम दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका जो हो गया ये हमारा W संकेत हो गया। अगर परमाणु संख्या की बात कर ले तो ये परमाणु संख्या 74 होता है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक और धातु की बात करें जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में नहीं आया है लेकिन आने की संभावना है, वह है मैग्नीन या कांस्टेंट, मैग्नीन, ठीक है, मैग्नीन, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग या तो कांस्टेटन, कांस्टेटन। अब देखिए यह एक ऐसा धातु है जिसको तापमान कितनों बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, इसलिए इस तत्व का उपयोग हम लोग करते हैं मीटर ब्रिज में, ठीक है, मीटर ब्रिज में या पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर में, ठीक है। यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या होता है। अब देखिए वायु का स्थानांतरण दो तरीका से होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल जो पृथ्वी के समांतर चलती है, ठीक है। एक होता है जो ऊर्ध्वाधर जो पृथ्वी पर 90 डिग्री लाइन के साथ खड़ा होती है, ठीक है। तो जब वायु का स्थानांतरण, ठीक है, वायु का स्थानांतरण क्षैतिज होती है तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अभिवहन कहते हैं। और जब ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल होती है तब इसे संवहन कहते हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बामर श्रेणी व लाइमैन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होता है। अब ये कंप्लीट 12th का क्वेश्चन पूछ लिया है, ये तो बहुत हार्ड लगता है हड्डी कपा देगा। देखिए कि 2021 का सवाल है, ठीक है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का 5 गो भाग होता है। एक होता है लाइमैन, लाइमैन, दूसरा होता है बामर, बामर, तीसरा होता है पस, चौथा होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट, और पांचवा होता है हमारा फंड, फंड या फुंड इसको बोलते हैं, फुंड। अब देखिए क्वेश्चन इसको पूछना ही था तो ये पूछते हैं कि लाइमैन हाइड्रोजन के किस भाग में दिखता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा परावैग्निक भाग। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये परावैग्निक भाग। बामर की बात करें तो ये दृश्य भाग में दिखता है, ठीक है। और ये पस और ब्रैकेट और फुंड की बात करें तो ये तीनों अवरक्त भाग में दिखता है, अवरक्त भाग में दिखता है।
ये क्वेश्चन 2021 का है, लेकिन अभी नहीं आएगा, अभी तो 9th 10th का सिलेबस हो गया, तो बहुत पूछेगा। तो ये लेमन किस भाग में दिखता है, पराबैंगनी भाग में, बामर किस भाग में दिखता है, दृश्य भाग में, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट और फुंड का बात करेगा तो अवरक्त भाग में, लेकिन इसका आंसर हम निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो प्रथम श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य का फार्मूला होता है वो होता है 1/λ इक्वल टू R ऑफ 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। दूसरा कर लेते हैं तो 1/λ बराबर R इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, R खत्म हो जाएगा, इसको कर लेते हैं तो 1/1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 1/4, 4 में से गया, ये हो गया हमारा कितना 3/4। अगर इसका करें तो हम 1/4, ये हो जाएगा हमारा 1/9, तो 9 चौके 36, 36 कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4, 4 9 36, 9 में 4 गया 5, ठीक है, 4 9 9 तिया 27/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 27/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण से संबंधित है। अब देखिए किरचॉफ साहब ने 2 नियम दिए थे, ये भी 12th का क्वेश्चन है। ये पहला नियम दिया था कि आवेश संरक्षण पर आधारित है, दूसरा नियम दिया था ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम किससे, तो पहला हो जाएगा आवेश संरक्षण से संबंधित और दूसरा हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है। अब देखिए हम लोग घरों में ऐसा नहीं है कि किसी के घर में आज के समय मोबाइल होगा और वह चार्ज नहीं करते होंगे, तो ये सब व्यवहारिक क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल ये सब व्यवहारिक क्वेश्चन हो गया। ये बल्ब वाला क्वेश्चन था, ये सब व्यवहारिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी के डेट में देख रहे हैं कि अप्लाइड फिजिक्स हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड बायो हो गया, ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अधिकांश मात्रा में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। एक इन्वर्टर की बात करते हैं। इन्वर्टर क्या होता है, तो ये तो हम लोग इमरजेंसी में लगाते हैं कि बिजली कट जाए तब जो बैटरी में जो वोल्टेज होता है, ठीक है, तो वोल्टेज उसको डीसी वोल्टेज रहता है उसको एसी में कन्वर्ट करता है ताकि हम लोग उपकरण को चला सके, एसी फ्रिज पंखा बल्ब जो भी हो, ठीक है। एक यूपीएस, ये तो कंप्यूटर का पार्ट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तीसरा बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर का 2 टाइप होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप सुनने से ये लग रहा है कि ये क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। स्टेप डाउन ये सुनने से ये लग रहा है कि वोल्टेज को घटाएगा। तो क्या हमारे घरों में जो 220 वोल्ट आती है, तो क्या 220 वोल्ट पर हमारा मोबाइल चार्ज होता है कि उसको कम करके हमारे मोबाइल में चार्ज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन। जो भी होता है 220 वोल्ट को हम लोग चार्जर क्या करता है 10 वोल्ट या 8 वोल्ट जितना आवश्यकता होता है उतना यूज कर लेता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान हाफ कर दिया जाए, वह चाल दुगुनी कर दिया जाए, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। अब हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। वही पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते, ये हो जाता है हमारा mgh। अब देखिए जब भी न्यूमेरिकल वाला में यानी कि कोई सा भी कांस्टेंट रहेगा तो कितना बढ़ गया कितना घट गया, तो इस कांस्टेंट को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं कि ई बराबर हाफ को छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, mv²। अब देखिए द्रव्यमान कह रहा है वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, तो आधा कर दिए, और उसका जो वेग है ना चाल दुगुनी कर दिया जाए, तो चाल दुगुनी कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा mv²। दुगुनी कर देंगे तो v² है तो 2, तो 2 से 2, ये कितना हो जाएगा सही आंसर, दोगुनी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, दोगुनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पे तो बल भी सदिश है, वेग भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। जनरली राशि 2 प्रकार की होती है, एक सदिश एक अदिश, जिसमें दिशा भी हो
परिमाण भी हो तथा जो साथ साथ त्रिभुज के जोड़ के नियम का पालन करे वह सदिश राशि होता है। जिसमें ये तीनों में से कोई भी दो चीज़ ना रहे या एक चीज़ ना रहे तो वो क्या होती है, अदिश राशि होती है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि विद्युत धारा जो है वह एक अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे और जैसे हो गया बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, और विस्थापन की बात करेगा तो विस्थापन भी है। ठीक है, विस्थापन है, बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण है, ये सब क्या है, सदिश राशि है। इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो परावर्तन के नियम सत्य है। देखिए परावर्तन के नियम जो है ना, ये समतल दर्पण के लिए भी है, अवतल दर्पण के लिए भी है, उत्तल दर्पण के लिए भी है। ठीक है, ये सभी सतहों के लिए है। तो यहाँ पे केवल शब्द लगा हुआ था इसलिए ये सब नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी प्रकार के दर्पणों के लिए क्या है, सत्य है, चाहे वो समतल हो, अवतल हो, उत्तल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं। अब देखिए दोष जो है ना मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, एक होता है अबिंदुकता। अब देखिए निकट, ठीक है, निकट और एक होता है दीर्घ। मेन रूप से ये 2 पूछता है। इसका इंग्लिश नाम दे देता है कभी कभी, हिंदी की जगह पे इसको बोलते हैं हम लोग मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर माइट्रोपिया, हाइपर माइट्रोपिया। ठीक है, अब देखिए निकट है तो इसको जो दूर करते हैं अवतल लेंस से, अवतल लेंस से। ये दीर्घ है तो इसको दूर करते हैं हम लोग उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से। इसको याद रखने का आसान तरीका है, देखिए निकट में ज़्यादा अक्षर है तो अवतल लेंस में ज़्यादा अक्षर हो गया, दीर्घ में कम अक्षर है तो उत्तल लेंस में कम अक्षर हो गया। तो इस तरीक़ा से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं, निकट अवतल लेंस और दीर्घ में उत्तल लेंस। और होता है 2 जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष, और एक होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता। अब देखिए जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें बायफोकल कहने का मतलब दोनों प्रकार के लेंस होंगे, अवतल भी और उत्तल भी। इस तरह का चश्मा है मान लेते हैं, तो इसके ऊपरी भाग में हम लोग क्या होगा, उत्तल लेंस लगा, सॉरी अवतल लेंस लगा होगा, और निचली भाग में क्या होगा, उत्तल लेंस लगा हुआ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और बिंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग मोटा बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, मोटा बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खगोलीय दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। अब देखिए ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। खगोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा तो सबसे खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। ठीक है, तो खगोलीय दूरबीन द्वारा जो बनाई जाएगी छवि, तो सबसे पहली तो आभासी नहीं होगा। ठीक है, आभासी नहीं होगा, तो आभासी नहीं होगा तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब वास्तविक होगा, तो वास्तविक होगा तो छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है। स्वाभाविक बात है कि ऊपर है, तो ऊपर में अगर हम किसी चीज़ को देखेंगे तो छोटा चीज़ फिर भी देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे ना, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक और बड़ा। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि ये हो गया हमारा टेलीस्कोप। ठीक है, एक होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक की बात करें तो यह था नारेंद्र कपाने। और ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर काम करता है। इसी के कारण क्या होता है, मृग मृच्छिका होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। अब देखिए एक नंबर में क्या है, फ्यूज। फ्यूज तो ये तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। भूसंपर्क तार। अब देखिए बिजली के झटके से बचने के लिए हम लोग भूसंपर्क अर्थात अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो वो कह रहा है कि अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है। देखिए जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं ना, तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान घटते जाता है। तापमान जब घटते जाता है तो जिसके कारण क्या होता है, वायु का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, वो कम होते जाता है।
तो जब वायु का घनत्व कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात है कम होगा। इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं, ये जो पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे नाक से खून निकलने लगता है, खाना जल्दी पक जाता है। तो ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक घटेगा, तो क्वथनांक गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चले तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो फिजिक्स का महत्वपूर्ण PYQ था, जो हमको लगा कि ये क्वेश्चन पुनः रिपीट हो सकता है, तो उसको लेकर के आए और उसका कोशिश की विश्लेषण करने का। ये हमारा छोटा सा प्रयास था। बाद बाकी गोपाल सर भी प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अवश्य कमेंट करके बताइए कि कहाँ कमियां है, क्या दिक्कत है। ठीक है, समझ में आता है कि नहीं आता है, क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं। आप लोग भी PYQ देखिए और अवश्य कमेंट कीजिए, तब जाके पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि कमेंट जो होता है ना, कमेंट एक तरह से हम लोग के लिए आईना होता है। उसको देख के ये पता चल सकता है कि हमने जो किया है प्रयास वो सही मायने में काम के लायक था या नहीं था। ठीक है, और आप लोग भी PYQ अवश्य देखिए। PYQ क्या होता है? तो PYQ एक तरह से थर्मामीटर होता है हम लोग के लिए। वो जांचता है कि हमारा तैयारी किस लेवल का है और क्वेश्चन किस लेवल से आता है। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का विशेष आभार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पहले वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिया, हमारे वीडियो पर भी और गोपाल सर के वीडियो पर भी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।